नमस्कार। देश की हवा कुछ बदली सी है, ऐसी बदली है हवा जिसने भारतीय जनता पार्टी की चाल बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अब पीछे जाने वाली है। ऐसा जो हुआ ऐसा कभी ना हुआ, जो हुआ है उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है इस पर विचार करने लगा है। अमित शाह, खुशखबरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह कोरोना काल से मुक्त पाकर के अपने घर आ चुके हैं। अब गृह मंत्री को बदलने की बात जो की जा रही थी वो भी बदली जा रही है। प्रशांत भूषण ने 1 रुपए में सब कुछ कर दिया है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अनुपम खेर बोलते हैं कि 1 रुपए की औकात है प्रशांत भूषण की। चलिए ये बात छोड़िए, कभी ये प्रशांत भूषण और अनुपम खेर एक साथ रहा करते थे, ये कहानियां तो बहुत चलती रहती हैं। लेकिन एक कहानी और जो एक घटना घटित हुई है जिस पर शायद गोदी मीडिया कुछ भी कहने से बच रहा है। उसे लगता है कि ये बिका हुआ मीडिया है, ये पैसे लेकर के प्रचार करता है सिर्फ। तो हिंदुस्तान की जनता को इसकी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब रोहित सरदाना भी एक दिखा रहे थे, खबरें दिखा रहे थे चीन की सैनिकों की। इतनी सारी खबरें बनी हुई हैं। अरे भैया पहले जानकारी कर लो उनके धर्म के बारे में कि जलाया जाता है, दफनाया जाता है। मुसलमानों को दफनाया जाता है, बौद्ध धर्म में दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है। जलाने की ही फोटो जो थी अमेरिका ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर ब्रेक की थी और वो जलाई गई थी लाशें एक साथ जब कोरोना का आतंक फैला था। ये 4 महीने पहले की बात। लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की उस बेइज्जती पर जो सोशल मीडिया के चौराहे पर लाकर के छात्रों ने उनकी चिंदी उड़ा दी। उनके एक कपड़ा भी नहीं छोड़ा, उनको नंगा कर दिया, उनकी मन की बात पर उनको नंगा कर दिया। इसी बीच मैं कुछ प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था नेताओं से, तो चलिए नंबर डायल करते हैं उस प्रदेश का जिस प्रदेश से सत्ता का रास्ता गुजरता है दिल्ली का। जी हां, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू साहब से कुछ प्रश्न हो जाएं क्योंकि कोरोना काल है तो सामने मिल नहीं सकते। तो चलिए फोन पर बात कर लेते हैं। किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हेलो जी आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये बता रहा था मोदी सरकार को देश के युवा लगभग नकार चुके हैं अब जी। अगर ये गोदी मीडिया उनकी छवि न सुधारे, युवा बिल्कुल मोदी जी को हराने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप ये बताइए इलाहाबाद का माहौल कैसा है? इलाहाबाद का माहौल मोदी जी के खिलाफ हो गया है। तो क्या जिस तरह से सोशल मीडिया पर मतलब जूते पड़े हैं, चौराहा भी नहीं था, बिल्कुल, तो क्या इलाहाबाद के चौराहे पे मोदी जी अकेले बिना सिक्योरिटी के आएंगे? नहीं जा सकते। राहुल गांधी की वो बात मुझे याद आ रही, उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि लोग डंडा लेके मारेंगे दौड़ा कर। युवा बिल्कुल तैयार हो रहा है क्योंकि युवा बेरोजगार है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। डिग्री लेके, पीएचडी की, बीटेक की, एमटेक की लेके घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। विनोद भैया एक बात और पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। ये बहुत विषम परिस्थिति में सवाल है आपसे जो योगी से नहीं कर सकते। एक आज की डेट में आप कोई बड़े नेता नहीं है कांग्रेस के, एक कार्यकर्ता हैं, सिर्फ जनता के साथ आप रहते हैं जी। क्या आपको लगता है जिस तरह से माइग्रेशन होकर के बाहर के लोग अंदर आए हैं जी, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ा है? बहुत ज्यादा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है कि एक तो समझ लीजिए ब्राह्मण बिल्कुल अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है जी। अब तो कश्मीर जैसी हालत हो गई, ब्राह्मण यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए हैं। कोई राजस्थान में कुछ परिवार चले गए, कुछ छत्तीसगढ़ चले गए, इसी तरह कुछ दिल्ली जाके बस गए। नहीं, मैं भी पलायन कर रहा हूँ। और माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं सुरक्षित है। रोज आप देख रहे होंगे समाचारों में 10 ठो 12 ठो रोज बलात्कार, हत्या, लूटपाट रोज हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, विकास दुबे के एनकाउंटर पर कुछ कहना चाहेंगे? विकास दुबे का जब गिरफ्तारी हो गई, जिस तरह से गाड़ी पलटा के एनकाउंटर दिखाया गया वो बहुत ही निंदनीय और गलत था। उनको ले जाया जाता, ले जाने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए थी, उनसे पूछताछ होती, कौन उसके पीछे था उसका नाम आ जाता, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता। आप
मतलब इलाहाबाद में रहते हैं, ऐसा कि एक क्रांतिकारी जिला है जहाँ से हेमती नंदन बहुगुणा के खिलाफ जो थे अमिताभ बच्चन जीते, लेकिन ऐसा क्या फेलियर हुआ कांग्रेस का जिसकी वजह से मैं सीधे सीधे सवाल पर आता हूं आपसे कि 23 जो नेता थे जिन्होंने चिट्ठियां लिखी, उन पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, नंबर एक, जो आपने इलाहाबाद का नाम लिया जी, उस पर बता दूं आपको, राजीव गांधी जी के मृत्यु के बाद इलाहाबाद के लोगों को केंद्रीय राजनीति से, विशेषकर कांग्रेस की, महत्व नहीं दिया गया। और महत्व न देने के पीछे यही कुछ फूल छाप दलाल जो कांग्रेस में बैठे हैं, जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, यही लोग हैं। सीधे कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से या सोनिया गांधी से जुड़ने नहीं दिए, जिससे वो अपनी बात कह सकें और कांग्रेस में सुधार आ जाता। जी धन्यवाद विनोद जी, इतनी स्पष्ट बातें बोलने के लिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता की आवाज़ किसी भी पार्टी की आवाज़ होती है, देश की आवाज़ होती है, गांधी की आवाज़ होती है, क्योंकि देश संघियों से नहीं बना है। मेरा ये मानना है, ये देश कांग्रेसियों और गांधियों से बना है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनोद भैया, थैंक यू, प्रणाम। बंद कर दीजिए। हेलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे बीच में हैं अजय कुमार लल्लू साहब। अब प्रदेश अध्यक्ष, सॉरी सर, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं सर। कुछ क्वेश्चंस थे, अब कोरोना के कारण सर हम आपका वीडियो तो नहीं बना सकते, लेकिन फोन पर आपसे जानकारी ले सकते हैं, आपका रिएक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज, जो मीडिया है जो बिक चुका है, वो आपकी आवाज सामने लेके नहीं आता है। जी भैया बोले। तो मैं बस सर एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल करें। सर, आज की डेट में जिस तरह से डिसलाइक हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के, अगर राहुल गांधी जी के मन की बात के डिसलाइक हो गए होते, तो क्या ये मीडिया अभी तक इलेक्शन पोल नहीं चला देता? और इलेक्शन पोल चला देता तो अभी तक दूसरी पार्टी को जिता देता। मेरा ये मानना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन की राजनीति कर रही है, जहां व्यक्ति की आजादी नहीं है, कोई भी पत्रकार हो या कोई सामाजिक संगठन के लोग हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, अगर किन्हीं विषयों और मुद्दों को लेकर जनता की भावनाओं के साथ सड़कों पर संघर्ष कर रहा है या सरकार के नीति के खिलाफ बोल रहा है, तो उसके खिलाफ ये सरकार लगातार मुकदमे लिखकर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसा कि अंग्रेजों जैसी फीलिंग आ रही हो? बिल्कुल आज की स्थिति यही है। जहां तक लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान हर व्यक्ति करता है जी, तो निश्चित रूप से जनता की जनभावनाओं और आशा और आकांक्षाओं को सुनना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए जी। छात्र और नौजवान लगातार आंदोलित है, धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं जी। जहां सरकार को उनके मन की बात सुननी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके मन की बात न सुनकर वो खुद अपने मन की बात बता रहे हैं। मैं 3 उदाहरण के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगा। जी सर, स्वागत। अभी उन्होंने बनारस में उन्होंने कहा कि खिलौने के उद्योग विकसित हो सकते हैं और लाखों की संख्या में इस उद्योग के नाते लोग इससे लाभान्वित होंगे, इस रोजगार से। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस में, बनारस से ही अभी लौट के आ रहा हूँ। बुनकरों की आबादी लगभग 10 लाख से अधिक की संख्या है केवल बनारस में, और पूरे देश में करोड़ों से अधिक है। पिछले कांग्रेस की सरकार में बिजली का फ्लैट रेट था लेकिन इस सरकार ने 1 सितंबर 2020 को फ्लैट रेट को खत्म करके और उन श्रमिक मजदूरों को, उन बुनकर भाइयों के साथ धोखा करने का काम किया। लगभग 1 लाख से अधिक
जो अकुशल मजदूर हैं इस क्षेत्र से लाभान्वित होते थे, जो आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। 2000 करोड़ से अधिक का सिल्क का कारोबार करने वाला धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। सिल्क की साड़ी के नाम से मशहूर बनारस के अस्तित्व, जहां से वह स्थानीय सांसद है, उनकी भावनाओं को कहीं से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया और उनके साथ धोखा करने का काम किया। क्या आपको लगता है सर कि जितनी गहराई से आप समस्याएं बनारस की जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके बारे में कुछ पता भी है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जानते सब हैं, लेकिन कुछ खास लोगों के हाथों में पूरे देश को सौंपना चाहते हैं। पहले आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जी, जो देश में राज करती थी। आज वो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में अदानी और अंबानी के रूप में इस देश की सारी नवरत्न की संपत्तियां और देश के उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है, जो प्रधानमंत्री धीरे धीरे सौंपते जा रहे हैं। जहां तक ये जो उनके कल मन की बात पर छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनको डिस्क्राइब किया है, ये इससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि मोदी सरकार और मोदी जी जन भावनाओं की बात नहीं करते, केवल अपने निजी एजेंडे पर काम करते हैं। गोदी मीडिया जिन विषयों और तथ्यों पर लगातार उसे रेज करना चाहिए, नौजवान बेरोजगारी का दंश चल रहा है, किसान आत्महत्या करने पर विवश है, मजदूर आज रोज आत्महत्या कर रहा है, जो सरकारों ने वादा किया था कि उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उस क्षेत्र में ये सरकार काम नहीं कर रही है, पुनः वो पलायन के साथ दूसरे प्रदेशों में जाने पर मजबूर है। और इन विषयों पर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर कहीं से मीडिया का ध्यान नहीं है और ना मीडिया इस पर चर्चा करने की स्थिति में। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर बिल्कुल खराब है, जहां से मोदी जी सांसद हैं, फिर भी लाइन ऑर्डर के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। ये स्पष्ट है कि मीडिया निजी एजेंडे पर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ खास कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जहां राहुल जी लगातार देश को संदेश के चाहे वो चीन लगातार हमारी सीमा पर घुसता चला जा रहा है, हमारी सीमा को कब्जा करता चला जा रहा है, हमारी मातृभूमि को कब्जा करता जा रहा है, वहां राहुल जी लगातार प्रधानमंत्री से अपेक्षा की है कि वो शब्द नहीं बोला, छात्रों की आवाज नहीं सुनी, आज गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं। और निश्चित रूप से ये जो मीडिया है, कुछ खास मीडिया, मैं सभी मीडिया को नहीं कह सकता, लेकिन कुछ खास तरह की मीडिया का जो एजेंडा है वो देश के हित में नहीं है, देश के साथ धोखा। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डिसलाइक्स आए, अगर मोदी जी बिना सिक्योरिटी के आ गए तब क्या होगा चौराहों पर? क्या बिना सिक्योरिटी के चौराहों पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? देखिए, मैं इन विषयों पर बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। हालांकि ये सरकार डेमोक्रेसी को नहीं मानती, फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, आम, दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। सर एक बात बताइए, आप कहीं भी जाते हैं विरोध जताने के लिए, तो योगी सरकार आपको गिरफ्तार क्यों कर लेती है? सरकार डरी हुई है, वो जानती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इन विषयों को मुद्दा बनाएगी। लेकिन सपा और बसपा कहीं नजर नहीं आती, जबकि आपकी वो सहयोगी पार्टी थी कभी। हेलो, हाँ सर जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि सपा बसपा कहीं नजर नहीं आती आपके साथ खड़ी हुई एक मुख्य विपक्षी दल के साथ। जिसको सीबीआई और ईडी का डर होगा जी वो सर, घर से नहीं निकलेंगे। तो आप आखिरी संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को क्या देना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाम से मेरा ये अनुरोध होगा कि जनता की लड़ाई आज लड़ने वाले कौन लोग हैं, ये उनको ध्यान रखना होगा। और कहीं ना कहीं जहां आज विपक्ष की भूमिका के रूप में समाजवादी पार्टी है और दूसरे रूप में बहुजन समाज पार्टी है जी, इन दोनों लोगों ने 30 सालों में
30 सालों से लगातार सपा, भाजपा और बसपा की सरकार है। इन लोगों ने पूरे उद्योगों को चौपट किया, किसान को बर्बाद किया, नौजवान के रोजगार की संख्या को घटाया, सारे आयोगों को पूरी तरह दरकिनार किया। एक आरोप मेरा भी है कि नकल करने की परमिशन मुलायम सिंह यादव के जमाने में मिली थी। शिक्षा को बर्बाद करने का काम सपा के टाइम पर ही हुआ था। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरी तरह लोगों की जनभावनाओं के आदर और का सम्मान नहीं किया है। आपको मैं 4-5 उदाहरण के साथ बस अंतिम बात करूंगा। जी सर। फिरोजाबाद में कभी चूड़ी का उद्योग काट जी बिल्कुल। फिरोजाबाद में कभी चूड़ी का उद्योग हुआ करता था। जी सर। आज चूड़ी का उद्योग पूरी तरह समाप्त है। अच्छा सर। मुरादाबाद में ब्रास हाँ, ब्रास। मैं तो सर बिजनौर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। पीतल का उद्योग हुआ करता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। बर्बादी के कगार पर है। ओह माय गॉड। जितने चीनी मिल जी थे जिस समय कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, वो चीनी मिल आज तिराहे पर खड़ी है और कहीं ना कहीं वो औने पौने दामों में पिछले सरकारों में बेची गई, करने का भुगतान नहीं। जो अलीगढ़ का ताला चाबी उद्योग था वो पूरी तरह आज समाप्ति के कगार पर है। बुनकर आज बर्बादी के दंश को झेल रहा है। इस सरकार में कहीं से उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं। पिछले समयों में जो भदोई कारपेट का धंधा 1200 करोड़ रुपए से अधिक का धंधा करता था, वो पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है। जो लखनऊ का चिकन मशहूर हुआ करता था, वो चिकन आज समाप्ति के कगार पर। सर, चिकन के कुर्ते तो हमने बहुत पहने हैं। चिकन तो मशहूर था जी। तो कहीं ना कहीं इन 30 सालों में इन सरकारों ने कानपुर का चमड़ा उद्योग जो बर्बाद हो गया और यहाँ से शिफ्ट होकर चला गया बंगाल, तो कहीं ना कहीं इन सरकारों ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और 30 सालों में उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे ढकेलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता एक विश्वास और आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही है। हमें भरोसा है कि आने वाले दिन में सहयोग मिलेगा। हम उनके आशीर्वाद के आकांक्षी नहीं सर, अगर विपक्ष सही बात नहीं बताएगा देश की जनता को, तो देश की जनता को गोदी मीडिया तो बताएगा नहीं। गोदी मीडिया सुशांत राजपूत पर बहस चलाएगा, रिया चक्रवर्ती पर बहस चलाएगा, चीन पर बहस चलाएगा, आलतू फालतू की बहसों में ढकेलेगा हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में भी कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, लेकिन हमारा एक बस ये लक्ष्य है कि हम दिखाएं, सच्चाई दिखाएं कि सच्चाई क्या है, विपक्ष की आवाज़ क्या है, जिसको बोला जाता है कि विपक्ष तो है ही नहीं कहीं। लेकिन विपक्ष में अजय कुमार लल्लू सिंह जैसे नेता हैं, विपक्ष में श्रीनिवास जैसे आईवाईसी के नेता हैं, विपक्ष में केंद्र में मोदी जी के मुंह पे तमाचा मारने वाले राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, जो बार बार सवाल पूछती हैं योगी से, और योगी अपने आप चुप रहते हैं। लेकिन कोई अर्णब गोस्वामी इस पर ये सवाल नहीं उठाता। इंडिया वांट्स टू नो योगी जी, इंडिया वांट्स टू नो मोदी जी, बताइए बर्बादी की वजह क्या है। अजय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। सच्चाई लोगों के पास तक पहुंचे, हम ये चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान मुझे देने के लिए सर। नमस्कार, जय हिंद सर। हेलो। हाँ सर। दोस्तों, ये इंटरव्यू आपने देखा होगा, यहाँ बहुत सारी बातें खुली होंगी जिनको मैं पूरी तरह से आपके बीच नहीं लेके आ पाया। यूपी के 2 लोगों से बात कराई मैंने सच्चाई के साथ। मैंने कोई झूठी बात नहीं फैलाई, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया आस्क मोदी, इंडिया आस्क योगी जी, बताएं कहां गया व्यापार, कहां गया वो सपना रोजगार देने का, कहां गया वो सपना किसानों को पैसे देने का, कहां गया वो सपना बेरोजगारी दूर करने का, क्या बता पाएंगे? अजय कुमार लल्लू के इंटरव्यू ने ये तो साबित कर दिया है कि एकदम झुंझुना सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे योगी जी की हो चाहे मोदी जी की हो। चलिए, अब आपके हाथ में है बागडोर, कैसे करना है, किस तरह करना है, आप जानिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।